नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीजीएमएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर। मेरे ख्याल से ये आपका 4th लेक्चर होगा ग्रेविटेशन चैप्टर के ऊपर। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हम? ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। कल हमने देखा था कि मून के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे मून के रिलेटेड, मतलब मून का जितना मास है उस हिसाब से जो न्यूमेरिकल हमने कल के लेक्चर में लिया था। तो आप उसका वीडियो देख सकते हो। लेक्चर नंबर 3 में आपको वो न्यूमेरिकल्स, उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। सो आज हम देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या कहा जा रहा है? वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इनटू इट। देखो, पानी के अंदर जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं तो वहां पर वेव्स क्रिएट होती है। कुछ इस तरीके की सर्कुलर वेव्स हमें देखने को मिलती है। कुछ इस तरीके की सर्कुलर वेव्स हमें दिखने को मिलती है। यहाँ पर अगर आपने पानी के अंदर स्टोन को ड्रॉप किया है तो, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी क्या है? एक तरीके की वेव है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर परफॉर्म करती है। मीन्स लाइट पार्टिकल के फॉर्म्स में भी रहती है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी रहती है, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जर्वर। अब इसके बारे में जो डिस्कशन है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में किया जाएगा, राइट। तो आपको दो स्टेटमेंट पता हो गए। पानी के अंदर जब आप स्टोन डालते हो तो क्या होता है? वेव्स जनरेट होती है, राइट। देन जब आप लाइट को देखते हो तो लाइट भी क्या है? एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, अंडरस्टूड। देन जैसे कि गामा रेज, देन एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स आर ऑल द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स है, राइट। गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के टाइप्स है। अब आप बोलोगे सर आपने बताया था हम ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन से वेव्स के टाइप्स हमारे पास मौजूद है, राइट। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? ग्रेविटेशनल वेव्स आर वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। देखो, स्पेस टाइम का एक फैब्रिक हम कंसिडर करते हैं जो कि इमेजिनरी होता है, जिसको हम स्पेस टाइम ग्राफ भी बोलते हैं, राइट। जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस टाइम ग्राफ। अगर थोड़ा सा 3D में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके का ये फैब्रिक है जिसको हम स्पेस टाइम फैब्रिक बोलते हैं, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं स्पेस टाइम ग्राफ। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जब ग्रेविटी किसी, सपोज यहाँ पर सेंटर के, सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है? सन है। तो सन क्या कर रहा है? इस फैब्रिक को ऐसे मोड़ रहा है। क्या कर रहा है? इस तरीके से मोड़ रहा है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम टेलिंग यू। So that's why they have been called the waves on the fabric of space time. इसलिए हम ग्रेविटेशनल वेव्स को क्या कहते हैं? वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा और अगर आपको जानना है तो आप इसके रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग वीडियोस वगैरह भी, एनिमेशंस वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। Then scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect the gravitational waves emitted by astronomical sources. देखो, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफी वीक है, राइट। अब उस फोर्स से जनरेट होने वाली जो वेव्स है उसको डिटेक्ट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल है, राइट। सो दैट्स व्हाई साइंटिस्ट ने क्या किया? एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, राइट। देन अमॉन्ग दिस LIGO, इसका मतलब क्या है? लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म? लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इज द प्रोमिनेंट वन। मतलब ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये जो लैबोरेटरी है,
जो कि आइडेंटिफाई करती है एक्सट्रीमली सेंसिटिव वेव्स को, जैसे कि ग्रेविटेशनल वेव्स, तो ये क्या नाम है इसका? लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। लेजर इंटरफेरोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ओके, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आपको आइडिया लग गया। ग्रेविटेशनल वेव्स इज नथिंग बट, हम एक कपड़ा लेते हैं, ओके, जो कि चारों साइड से टाइट है, और उसके अंदर अगर आपने हेवी मेटल का बॉल या फिर हेवी कोई चीज रख दी, तो जिस तरीके से वो फैब्रिक ऐसे बीच में बेंड हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स बोलते हैं, राइट। ग्रेविटी क्या करती है? स्पेस टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है। ग्रेविटी क्या करती है? स्पेस टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट करती है, राइट। तो सन भी जो है वो भी क्या कर रहा है? स्पेस टाइम ग्राफ को डिस्टॉर्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से, राइट। ओके, देन हाँ, आपको एक बात बता दूं कि ग्रेविटी जो है वो टाइम के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर डालती है, राइट। सो टाइम, जैसे कि स्पेस टाइम की बात कर रहे हैं हम, ओके, तो टाइम के ऊपर भी ग्रेविटी का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब ये काफी मजेदार चीज है। क्या है ये? फ्री फॉल। क्या है? फ्री फॉल, राइट। Whenever an object moves under the influence of the force gravity alone, it is said to be falling freely. अब आपने ये फ्री फॉल देखा होगा, या फिर आपने स्पेस जंप को भी देखा होगा, राइट। स्पेस जंप जो कि काफी पॉपुलर हुआ था, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा कहीं पर भी। तो इसको क्या कहते हैं? हम फ्री फॉल कहते हैं। अब फ्री फॉल किसको कहा जाता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के फोर्स से ही इन्फ्लुएंस होके मूव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस द ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अ फ्रीली फॉलिंग, राइट। मतलब क्या ध्यान में रखना है फ्री फॉल के वक्त? कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अंडरस्टूड? ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो चीजें नीचे आती है, मोशन में आती है, मूव करती है, उस ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली, एंड उसी को ही हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। इस कंसेप्ट को याद रखना, आगे काम में आएगा, राइट। देन यहां पे आप देख सकते हो एस्ट्रोनॉट जो है वो कैसे स्पेस से जंप कर रहा है, राइट। इन द फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 0 and goes on increasing due to the acceleration due to gravity of the earth। देखो, फ्री फॉल का मतलब क्या है? कि उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 रहेगी, एंड उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे वो नीचे आने की कोशिश करता है, गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। स्टार्टिंग में 0 है, जैसे वो नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। क्यों इंक्रीज होगी? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको खींचेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएंगी फ्री फॉल के कंडीशन में। ओके, आप ऐसा सोच सकते हो। आपको वो पैरा जंपिंग पता है क्या? हेलीकॉप्टर से या फिर प्लेन से छलांग लगाते हैं, वो उसको देखकर आप फ्री फॉल किस तरीके से होता है उसका अंदाजा लगा सकते हो, बट दैट इज नॉट अ फ्री फॉल। वो फ्री फॉल नहीं है। ओके, देन ड्यूरिंग अ फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर opposes the motion of the object and buoyant force also acts on the object। देखो, फ्री फॉल के वक्त क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एयर को अपोज करता है, एंड द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द बॉयंट फोर्स आल्सो एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ऊपर बॉयंट फोर्स एक्ट करता है। दस ट्रू फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। देखो, ये क्या है? मैंने पहले क्या बताया था कि फ्री फॉल को हम क्या बोलेंगे? जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है,
राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर काम कर रही है, उसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं, राइट। लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर अलग अलग तरीके के फोर्स एक्ट होते हैं, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होता है, किस वजह से, एयर की वजह से, किस वजह से, एयर की वजह से। देन उसके उस ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसके ऊपर बॉयंट फोर्स भी क्या होता है, एक्ट होता है, राइट। इसलिए रियल लाइफ में फ्री फॉल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ट्रू फ्री फॉल कब एग्जिस्ट कर सकता है, सिर्फ ओनली पॉसिबल ओनली इन द वैक्यूम, सिर्फ वैक्यूम के अंदर ट्रू फ्री फॉल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, अब ये फ्री फॉल के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इस कंसेप्ट का आगे चल के हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, देखो, फॉर कैलकुलेटिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, acceleration is negative, that is in a direction opposite to the velocity and is taken to be minus g। देखो, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जो एक्चुअल डायरेक्शन है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, सपोज दिस इज अर्थ, राइट, एंड डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है किधर है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर में है। यस और नो? यस। लेकिन जब किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉल को आप ऊपर फेंकते हो तो उसका डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के डायरेक्शन से अपोजिट है। इसलिए हम जी को क्या कंसीडर करते हैं, माइनस, क्या कंसीडर करते हैं, माइनस जी, राइट। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो रियल डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, उसके हम क्या जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं। इसलिए हम क्या लेते हैं यहां पर, माइनस जी की वैल्यू लेते हैं। किसकी वैल्यू लेते हैं, माइनस जी की। अब ये क्लियर है, ये स्लाइड क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, फ्री फॉल के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दे दिया है, राइट। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, देखो, फॉर अ फ्री फॉल इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0। फ्री फॉल के लिए इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, 0 है, राइट। आपने पहले ही मैंने आपको बताया था। एंड द एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू g। a इक्वल्स टू क्या है, g, बिकॉज हियर इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, दस वी कैन राइट द इक्वेशंस एज, तो उस हिसाब से जो हमारे पास 3 इक्वेशंस है ना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहला तो v इक्वल्स टू जी टी, राइट, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। ये इक्वेशंस किस लिए है हमारे, दिस इक्वेशंस आर फॉर फ्री फॉल। ये इक्वेशंस किस लिए है, फ्री फॉल के लिए है, बिकॉज u की वैल्यू जो है हर इक्वेशन में क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, राइट। सो इसलिए सिर्फ आधा पार्ट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज v इक्वल्स टू जी टी, s इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। अंडरस्टूड? तीनों इक्वेशंस आपको अगर लिखने हैं आपके नोटबुक में तो आप लिख सकते हो। ओके, you can write these 3 equations in your notebook and also give the headline for this equation while writing, that is for, क्या लिखना है ऊपर, for free fall। किस लिए लिख रहे हैं हम, ये फ्री फॉल के लिए लिख रहे हैं। किस लिए लिख रहे हैं, फ्री फॉल के लिए, राइट। ये बात क्लियर है, यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, राइट। हाँ, अब फ्री फॉल का कंसेप्ट जो है वो हम और ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। फ्री फॉल का कंसेप्ट हम और ज्यादा डीप में समझने की कोशिश करेंगे। और बगल में आपको जो एनिमेशन दिख रहा है उसके अंदर क्या हो रहा है ये भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले ये जो 3 पॉइंट्स यहां पर लिखे हुए हैं इसको अच्छे से समझ लो, राइट। क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ g is the same for all objects at a given place on the earth. Thus,
देखो आप जिस भी प्लेस पे हो अर्थ के ऊपर, तो उस प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, उन सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। यस और नो? ये मैंने आपको कल पढ़ाया है। इन ऑन दैट एवरी ऑब्जेक्ट द वैल्यू ऑफ जी इज सेम। ओके, देन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस, उनके मासेस की से कोई लेना देना है क्या? नहीं। फॉर एनी अदर प्रॉपर्टीज व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एंड फॉलिंग फ्रीली विल रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। देखो अब मैंने क्या बताया आपको पहले स्टेटमेंट में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हर ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम एक्ट होता है। कंडीशन क्या है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम प्लेस पे होने चाहिए अर्थ के ऊपर, चाहे आप उन ऑब्जेक्ट को बगल बगल में रख सकते हो, राइट। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए, चाहे किसी ऑब्जेक्ट का मास बड़ा हो, मतलब कोई ऑब्जेक्ट 5 किलो का हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट 100 ग्राम का हो, दोनों ऑब्जेक्ट को अगर हम जीरो वेलोसिटी से छोड़ते हैं तो वो सेम टाइम पे अर्थ के सरफेस को टच करने चाहिए, रीच करने चाहिए, राइट। दिस इज द आइडियल कंडीशन। ये क्या है? आइडियल कंडीशन है। दिस इज द आइडियल कंडीशन। लेकिन आप बोलोगे सर अभी अभी हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, वीडियो को रोक के हम देखते हैं कि एक बॉल लेते हैं और एक पंख लेते हैं इस तरीके से, और उन दोनों को नीचे छोड़ते हैं सेम वक्त पे और सेम जगह पे। आप देखोगे कि वो जो फीदर है वो धीरे 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 नीचे आएगा और आपका जो गेंद है क्रिकेट का वो जल्दी से नीचे आके बाउंस करने लगेगा, राइट। अब आप बोलोगे सर आप बता रहे हो ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो वैसा हो नहीं रहा। मतलब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ क्या है इसको भी ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है। ओके, व्हेन वी ड्रॉप अ फीदर एंड अ हेवी स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाइट, दे डू नॉट रीच द अर्थ एट द सेम टाइम। अब अर्थ के ऊपर जब हम दोनों को, स्टोन को एंड फीदर को सेम टाइम के ऊपर ड्रॉप करेंगे तो वो सेम टाइम पे रीच करेंगे क्या? नहीं। द फीदर एक्सपीरियंस अ बायंट फोर्स। फीदर क्या एक्सपीरियंस करेगा? बायंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर। ड्यू टू एयर, एयर की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स एंड बायंट फोर्स कौन एक्सपीरियंस करेगा? फीदर एक्सपीरियंस करेगा। कौन एक्सपीरियंस करेगा? फीदर। ओके, एंड देयरफॉर फ्लोट्स एंड रीचेस द ग्राउंड स्लोली। इस वजह से वो जो फीदर है वो ग्राउंड की तरफ स्लोली रीच करेगा, राइट। मतलब फीदर के ऊपर, ऑन द फीदर, ऑन द फीदर, ऑन द फीदर कौन से फोर्स एक्ट हो रहा है? buoyant force, buoyant force and frictional force, and frictional force, because उसका मास कम है, राइट। इसलिए ये दो फोर्सेस फीदर के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे तो सेम वक्त पे गिर रहे हैं दोनों, है ना। ये भी तो आपका कंफ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे सेम वक्त पे गिर रहे हैं। जब हमने करके देखा तो वो दोनों का टाइम अलग अलग था। फीदर को नीचे आने के लिए समय लगा और बॉल जो है वो जल्दी से नीचे आ गया। इसका भी रीजन बताता हूं, इसका भी रीजन बताता हूं। ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है। द बॉयंट एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द स्टोन आर मच लेस देन द वेट ऑफ द स्टोन। देखो बॉयंट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है, जो कि स्टोन के ऊपर भी एक्ट हो रहे हैं। यस और नो? ऐसा है कि सिर्फ फेदर को ही परेशान करना है बॉयंट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स ने? नहीं, वो स्टोन के ऊपर भी सेम एक्ट हो रहे हैं, लेकिन forces on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much। देखो एक्ट तो सेम हो रहा है, लेकिन स्टोन का वेट जो है, स्टोन या फिर जो बॉल है उसका वेट जो है वो ज्यादा है इन फोर्सेस के मुकाबले, राइट। रिसेंटली साइंटिस्ट परफॉर्म, अब इसका आंसर देखो, रिसेंटली साइंटिस्ट परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट इन द वैक्यूम। साइंटिस्ट ने वैक्यूम के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देखा, चाहे तो आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी मिल जाएंगे, राइट। क्या करके देखा? showed that the feather and stone indeed reach the earth at the same time।
फीदर एंड स्टोन जो है वो अर्थ के तरफ सेम टाइम पे रीच करते हैं। किस कंडीशन में? जब वहां पे वैक्यूम हो, जब वहां पे क्या हो? वैक्यूम। मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा रूम तैयार किया, ऐसा चेंबर तैयार किया जहां पे लगभग लगभग वैक्यूम जैसी सिचुएशन है। 99.99% वहां पे क्या बनाया साइंटिस्ट ने? वैक्यूम बनाया, वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की। और दोनों को, यानी कि गेंद को, या फिर आप स्टोन भी बोल सकते हो, गेंद को एंड वो फीदर को, दोनों को एक साथ मशीन के द्वारा, अब इंसान अगर करके देखे दोनों को एक साथ छोड़ने की कोशिश करे तो इंसानों से थोड़ी बहुत एक माइनर माइक्रो मिली सेकेंड्स की गलती हो सकती है। मतलब एक जल्दी छूटेगा, एक थोड़ा सा लेट छूटेगा, दैट इज एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल। बट बाय यूजिंग द एडवांस मशीन्स एंड टेक्निक्स, उन्होंने क्या किया, दोनों को यानी कि फीदर को और बॉल को सेम समय पर नीचे छोड़ा और वैक्यूम के अंदर क्या रिजल्ट देखने को मिला हमें कि वो सेम टाइम में, वो क्या, सेम टाइम में अर्थ के ऊपर रीच किए, अर्थ के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर रीच किए, राइट। सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली पॉसिबल इन द वैक्यूम। ये सिर्फ किसमें पॉसिबल है? वैक्यूम में। बिकॉज नॉर्मल कंडीशंस में वहां पर कौन से फोर्स एक्ट करते हैं? बायंट फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर एक्ट करते हैं। अंडरस्टूड? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहां पर एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है देखिए जरा, गिवन डेटा देखिए क्या है। एन आयन बॉल ऑफ मास 3 kg, आयन बॉल का मास m कितना है? 3 kg, इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 125 मीटर। कितने हाइट से उसको रिलीज किया गया? 125 मीटर, यानी कि s हाइट कितना है? s कितना है? 125 मीटर। एंड फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड, अब फ्रीली फॉल कर रहा है, उस हाइट से नीचे गिर रहा है, तो उस पर्टिकुलर हाइट पे उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, उस आयन बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। देयरफॉर वी टेक u इक्वल्स टू 0। एंड एक्सेलरेशन क्या कर लेने के लिए बोला है हमें? अज्यूमिंग दैट द वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या अज्यूम करना है कि g की वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, आगे अब क्या पूछा है? सबसे पहला सवाल क्या पूछा है? टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, है ना। टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ग्राउंड तक रीच करने के लिए उस बॉल को, कौन सा बॉल? जो कि 125 मीटर के हाइट पे है, उसको ग्राउंड तक रीच करने के लिए कितना टाइम लगेगा? एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड, है ना। उस ग्राउंड पे रीच करने के बाद उस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम, आधा वक्त जब बीत जाएगा तो उस बॉल की हाइट कितनी होगी? इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे, राइट। अब एक एक को अच्छी तरीके से सिंपल वे से सॉल्व करते हैं, राइट। अब हमारे पास न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है आंसर? न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, राइट। अब हमें S की वैल्यू पता है। S की वैल्यू कितनी है? 125, राइट। U की वैल्यू कितनी है? 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0 प्लस हाफ ऑफ। अब एक्सेलरेशन की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा? G लेना पड़ेगा। G की वैल्यू कितनी बताई गई है? 10। कितनी बताई गई है? 10, राइट। सो यहां पर टी स्क्वेयर जो है वो एज इट इज रहेगा। टी स्क्वेयर रिमेन्स एज इट इज। अब देखो यहां पे अरेंजमेंट क्या है, ये तो 0 हो जाएगा, राइट। सो हमें क्या मिला? 125 इक्वल्स टू 10/2 टी स्क्वेयर। क्या मिला? 10/2 टी स्क्वेयर। ओके, अब ये 5 अगर इधर चले जाए तो टी स्क्वेयर
इक्वल्स टू 125 अपॉन 5। अब इसको अगर 5 से डिवाइड करें, 5 दूना 10, उसके बाद कितने बचे 2, 25, देन 5 5 25, कितना आएगा 25। टी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हमें इसका रूट निकालना है, देयरफॉर t इक्वल्स टू 5, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स। कितना टाइम आएगा वो 5 सेकेंड्स। कैसे, हमने क्या कर दिया, इसका सिर्फ रूट लिया, तो रूट कितना होता है 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, क्या होता है 5। ओके, we'll just erase this. ओके, नेक्स्ट, ये टाइम निकाल दिया हमने। क्या निकाल दिया, टाइम, बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो पहले का आंसर मिल गया, द बॉल टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड। क्या लिखूं मैं यहां पर, द बॉल टेक्स 5 seconds to reach the ground। कितने सेकंड्स लगेंगे उसको, 5 सेकंड्स लगेंगे। कितने सेकंड्स लगेंगे, 5 सेकंड्स। ओके, कितने सेकंड्स लगेंगे उसको, 5 सेकंड लगेंगे जमीन तक रीच करने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, अकॉर्डिंग टू, अब मैं अलग पेन से लिखता हूं, आई विल जस्ट इरेज दिस। ओके, चेंज द पेन, अब मैं लिखता हूं रेड से। ओके, अकॉर्डिंग टू क्या, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ओके, अब हमें u पता है कितना है 0, a की वैल्यू पता है कितनी है 10, है ना। a मतलब क्या लेने वाले हम, g लेने वाले हैं। ओके, g इक्वल्स टू a, ऐसा लिख देता हूं मैं। तो a की वैल्यू क्या है 10, अब t की वैल्यू, टाइम की वैल्यू भी हमने निकाल दी है, कितनी है वो 5, राइट। सो देयरफॉर v इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू 5, देयरफॉर v इक्वल्स टू 50, v इक्वल्स टू 50, v क्या आएगा 50। अब इसका यूनिट क्या दूं, मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का यूनिट है ना, क्या है मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड, यहां तक बात समझ में आ गई, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। देयरफॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड। यहां पे सेकेंड का आंसर भी मिल गया, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, देयरफॉर the velocity of the ball on reaching the ground is 50 मीटर पर सेकेंड। कितना रहेगा वो 50 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, अंडरस्टूड। ओके, अब आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड। अब टाइम कितना लेना है हमें, हाफ। देयरफॉर t इक्वल्स टू क्या लिखूं मैं, आई विल जस्ट चेंज द पेन, t इक्वल्स टू क्या लिखूं, ओके, t इक्वल्स टू 5/2, यानी कि कितने सेकेंड्स, 2.5 सेकेंड्स, है ना। हाफ टाइम में
उसकी हाइट कितनी थी, 2.5 सेकंड जब हो रहे थे तो उसकी हाइट कितनी थी। अब हमारे पास फिर से न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर। अब वैल्यूज हमें पता है, s जो है वो हमें निकालना है, u की वैल्यू क्या है 0 प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाइड बाय t क्या है 2.5 का स्क्वायर। ये बात क्लियर है, यस और नो, यस और नो। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो s इक्वल्स टू 10/2 इंटू 2.5 का स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है, इसको आपको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है। ओके, क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे ख्याल से 31.25 मीटर आना चाहिए। कितना आना चाहिए, इक्वल्स टू 31.25 मीटर। कितना आना चाहिए, 31.25 मीटर। अंडरस्टूड, गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल है। अब तीनों सवाल के जवाब हमने निकाल लिए हैं, राइट। हमने क्या कर दिया है, तीनों सवाल के जवाब यहां पर हमने निकाले हैं। सबसे पहले टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। एंड द हाइट ऑफ द बॉल एट द हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड कितना होगा, 31.25 मीटर। कितना होगा, 31.25 मीटर। Understood? Getting my point? Okay. Moving to the next numerical. You can take the screenshot of this. Okay. Done. Have you taken the screenshots? Okay. Then next slide की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है, अ टेनिस बॉल इज थ्रोन अप एंड रीचेस अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। टेनिस बॉल को हमने ऊपर फेंका है और वो कितने हाइट तक पहुंचा है, 4.05 मीटर तक पहुंचा है। कितने हाइट तक पहुंचा है, 4.05 मीटर, राइट। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये निकालना है, यानी कि u निकालना है, राइट, u, एंड टाइम t कितना है उसको निकालना है, मतलब उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, एंड अज्यूम g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ पे टोटल टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टोटल टाइम। क्या निकालना है, टोटल टाइम। I will just erase it and write clearly. Okay, what we have to write, the total time. What we have to write, the total time. Total time निकालना है। Understood? Yes or no? Yes. अब हमारे पास given data आ जाता है, क्या है, for the upward motion of the ball the final velocity of the ball is v equals to 0। जो final velocity होगी वो क्या होगी, 0। distance travel by the ball is 4.05 मीटर एंड acceleration को हम क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। क्यों, बिकॉज वो ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अपोजिट में जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, निगेटिव ले रहे हैं। ओके, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, according to Newton's third equation of motion, v square equals to u square plus 2as। क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square equals to u square plus 2as। v square equals to u square plus 2as।
समझ में आ गई बात? दिस इज द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि आपने 9th क्लास में मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। ओके, देन अब इसके अंदर हमें v कितना है पता है, 0। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। सो v हमें पता है 0। अब u स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है, -10, राइट, एंड s कितना है 4.05, s कितना है 4.05, राइट। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, यू स्क्वेयर इक्वल्स टू, अब ये कैलकुलेशन आपको सीखने हैं और करने हैं, राइट। यू स्क्वेयर इक्वल्स टू मेरे ख्याल से 81 आना चाहिए, राइट। दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय -20 मल्टीप्लाइड बाय 4.05, कितना आना चाहिए 81। अब 81 का रूट लेंगे तो u इक्वल्स टू क्या आएगा 9, u इक्वल्स टू क्या आएगा 9। अब इसका यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मतलब जब उस टेनिस बॉल को ऊपर फेंका गया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 9 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 9 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टूड? यहां तक बात क्लियर है? यस और नो कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, समझ रहा है तो उसका फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा क्या पूछा है हमें, वो हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, टोटल टाइम उसको कितना लगेगा नीचे आने के लिए, कितना लगेगा। देखिए यहां पर हमें दो चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी। अब जब वो पूरी तरीके से ऊपर जा चुका होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी जब वो पूरे कंप्लीट हाइट तक जाएगा, राइट। देन जब वो नीचे आ रहा है तो वहां से भी जो है a इक्वल्स टू g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा जब वो नीचे आ रहा है। when the tennis ball is falling डाउन, इसका मतलब हमें a क्या लेना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g क्या लेना पड़ेगा, +10 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस और नो? आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन। ओके, ये बात क्लियर है क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहता है, क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब देखो उस 4.0 मेरे ख्याल से कितना है वो 4.05 मीटर के हाइट से जब वो नीचे आ रहा है तो नीचे आते वक्त जब वो शुरू हुआ, उसकी एक्सेलरेशन शुरू हुई तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। कितना होगा, 0। अब s हमें पता है, s की वैल्यू कितनी है 4.05 इक्वल्स टू 0 इंटू t इक्वल्स टू प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, अभी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, 10 इंटू टी का स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल जाएगा, 4.05 इक्वल्स टू 10/2 इंटू टी का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? सो 4.05 इंटू 2 इक्वल्स टू 10t स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4.05 इंटू 2 अपॉन कितना लिखूं, 10/10। ओके, सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4.05 इंटू 2 अपॉन 10, या फिर 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 5 जा 10। सो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4.05 अपॉन 5। क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा 0.81, क्या आएगा 0.81।
0.81। अगर इसका रूट निकालते हैं तो t इक्वल्स टू क्या आएगा 0.9। कितना आएगा t इक्वल्स टू 0.9। एंड अब ग्राउंड तक रीच करने के लिए बॉल को कितने सेकंड्स लगे 0.9 सेकंड्स लगे। कितने सेकंड्स लगे 0.9 सेकंड्स, राइट। एंड उसको ऊपर जाने के लिए भी गो अप, ऊपर जाने के लिए भी उसको कितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम लगेगा। देयरफॉर द टोटल टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू 0.9। क्या आएगा इसका आंसर बताओ, कितना आएगा 1.8 सेकेंड। कितना आएगा 1.8 सेकेंड। आ गई बात समझ में? दोनों तीनों चीजें आपको समझ में आ गई? दो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए, क्या आपको समझ में आ गए? यस और नो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, राइट। मेरे ख्याल से आज का ये सेशन आपको समझ में आ चुका होगा, या फिर इसके अंदर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, राइट। एंड इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो वो भी ले सकते हो। ओके ओके, डन। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? okay, so thank you so much guys, keep watching PGMN YouTube channel and please subscribe, do hit the like button to the video and please share this video to your friends if you are getting the value from this video. Thank you so much.